नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर आपका टोटल 6 देखा था, साइड माई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 7 और इस एडुटेरिया का सेट नंबर 4 जो है आपका होगा। तो इसी के ही हम टोटल 120 प्रश्न सभी करा रहे हैं, मैथ रीजनिंग सारे के सारे पोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि जो व्यायाम मंडल है उसकी स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो व्यायाम मंडल की स्थापना पुणे में की गई थी आपका दामोदर हरि चापेकर जो है इनके द्वारा। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, इनके साथ साथ बालकृष्ण हरि चापेकर भी थे जिन्होंने इनका साथ जो है वो दिया था। और आपका आंसर पहला वाला सही हो जाएगा, सन भी 1896 आप याद रख सकते हैं। बिहार विद्यापीठ की अगर बात करते हैं तो उसकी स्थापना जो है आपका कब हुई थी? तो 6 फरवरी 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी ने जो मौलाना मजहुरुल हक थे उनको बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति जो है वो बनाया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आंसर यहां पर हो जाएगा 6 फरवरी 1921। अगला क्वेश्चन आपका 1817 का ईस्वी का पाइक विद्रोह इनमें से कौन से स्थान पर जो है आपका हुआ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ आपका ये युद्ध हुआ था। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये जो युद्ध हुआ था वो आपका उड़ीसा में जो है वो हुआ था। तो आंसर यहां पर सी वाला सही हो जाएगा। इसका नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु थे, पूर्व बख्शी थे और खुर्दा के राजा की सेना के कमांडर थे जिनके द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला देखते हैं, इनमें से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना जो है वो की थी? तो इंडियन लीग की स्थापना जो है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है वो की गई थी। आंसर आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कब की थी इनके द्वारा? तो 1875 में की गई थी। राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के उद्देश्य से की गई थी। इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी आपसे पूछा जाता है, तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कब की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में आपका नहीं 1866 में आपका जो है वो दादा भाई नौरोजी ने लंदन में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है उसकी स्थापना जो है वो की थी। फिरोज शाह मेहता का नाम देखने को मिलता है आपका अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल जो है उसके संस्थापक के रूप में फिरोज शाह मेहता जाने जाते हैं। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने चारों बता भी दिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से मुगल बादशाह ने इजारा जो प्रणाली थी उसकी शुरुआत की थी? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपको याद होगा जहांदार शाह आपका सही होगा। इससे संबंधित एक बार क्वेश्चन भी हमने कराया था। जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह जो है ये बादशाह बना था। और जहांदार शाह का जो टाइम पीरियड था वो 1712 से लेकर के 1713 तक आपको देखने को मिलता है। और इसने जो वित्तीय सुधार है उसको लेकर के काम किया था। जजिया कर जो है उसको समाप्त करने को लेकर के काम किया था। मराठों को दक्कन का चौथ और सर देशमुखी भी इसने ही दिया था। ये सारी चीजें थी। अगला है पुस्तक 1857 इनमें से किसके द्वारा जो है वो लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी सुरेंद्र नाथ सेन जो है इनके द्वारा। और कुछ और पुस्तक हैं जिसमें एक है रिवेलियन 1857, वो किसकी पुस्तक है? तो वो पीसी जोशी की पुस्तक है। रिवेलियन 1857 पीसी जोशी की पुस्तक है। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1929 में। आंसर हो जाएगा बी वाला। तारीख थी 2 नवंबर की, जब जो इतने भी प्रमुख नेता थे उनको लेकर के एक सम्मेलन बुलाया गया था। उस सम्मेलन के लास्ट में एक घोषणा पत्र जारी हुआ था, इसी को कहते हैं दिल्ली घोषणा पत्र। इसे मैनिफेस्टो जो था उसके साथ बहुत अलग अलग मांगे की गई थी, जिसको जो वायसराय उस समय इरविन थे उन्होंने मानने से इनकार भी कर दिया था। अगला कह रहा है 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका डी के कर्वे जो है आपका सही हो जाएगा। 1916 में डी के कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये महिला शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ था, ऐसा इसको बताया जाता है। बाकी ये विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव के रूप में भी जाने जाते हैं। और पूना में ही एक इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना भी की थी, वो भी डी के कर्वे का नाम आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात कब हुई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन पूछा बहुत जाता है। 1916 का वो समय जहां पर महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात लखनऊ के लिए
एक उच्च ऐतिहासिक महत्व आप कहेंगे रखेगी, क्योंकि दोनों नेता जो थे वो 26 दिसंबर की तारीख थी 1916 में पहली बार यहाँ चारबाग रेलवे स्टेशन था, वहां पर जो है वो मिले थे। और आज भी चारबाग रेलवे स्टेशन आपको देखने को लखनऊ में मिलता है। अच्छा, अगर बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन की ही, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ये आप जो है इनका नाम याद रखिएगा। और कांग्रेस का ये कौन सा अधिवेशन था, तो 31वां अधिवेशन जो है ये था, जो कि लखनऊ में आयोजित हुआ था। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, जिसमें नरम दल गरम दल अलग अलग हो गए थे, तो वो यहाँ पर मिल गए थे लखनऊ अधिवेशन में। कई बार बता चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले टॉपिक में भी बता चुके हैं। अगला, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ये पहले भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि अगर महात्मा गांधी और बिहार करके इन्हीं की पुस्तक है, चंपारण में सत्याग्रह भी इन्हीं की पुस्तक है, भारत का विभाजन इनकी पुस्तक है। अगला है, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर जो श्वेत पत्र था, व्हाइट पेपर था, वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो वो तैयार किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। साइमन कमीशन की जब बात होती है तो आपको पता है कि आयोग ने 1930 था जब अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी, और इसी आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश जो सरकार थी ना, उसने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासत जो थे उनके प्रतिनिधियों के लिए अलग अलग 3 गोलमेज सम्मेलन भी बुलाए थे, जो कि बाद में 1931 से 1930 से 1932 के बीच में जो है वो हुए थे, जिसमें 1932 वाला या 1931 वाला कहिए सीधे सीधे सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और इसी जो समिति थी, इसी की सिफारिशों को 1935 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें भी तो शामिल किया गया था। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर आपने अच्छे से समझ रखा है तो गलत आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगला है, सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था, तो किसने तैयार किया था, लॉर्ड वेलेजली ने जो है आपका किया था। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। लाइव टाइमिंग हमारी इस समय शाम के 5 बजे की जो है वो चल रही है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस प्रश्नों की कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। अच्छा, ये जो लॉर्ड वेलेजली हैं उनका नाम देखने को मिलता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासत जो थी उनके बीच संधि हुई थी, जिसमें हुआ यह था कि भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के लिए अपनी क्या की थी, संप्रभुता खो दी थी। तो बहुत से भारतीय राज्य थे जिसको अंग्रेजी कंपनी शासन के अधीन कर लिया गया था, जिसमें आपका हैदराबाद आता है, 1798 में मैसूर आता है, जो कि आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसके जब हार गए थे उसके बाद। इसी प्रकार अवध आता है, पेशवा आता है, और भी इस प्रकार से जगह। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में कौन से क्षेत्र पर विशेष रूप से बल दिया गया था, तो 1882 का समय आपको याद रखना है, और समय के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड इसमें बल दिया गया था। इस आयोग में टोटल जो है वो 7 जो है वो सदस्य थे, और इस जो आयोग था इसका मेन कार्य और सुझाव देना था प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र तक ही, बस इतना याद रखिएगा, मेन प्राथमिक था। अगला कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से वर्ष शुरू किया था, तो आपको पता है कि जब दांडी मार्च वाली घटना हुई थी उसके जस्ट बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी थी, तो 1930 में ही वो हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1930। आपको पता है कि 12 मार्च 1930 का जो समय था, जिसमें अहमदाबाद जो है उसके साबरमती आश्रम से 78 टोटल अनुयायी के साथ दांडी अहमदाबाद के लिए पैदल चले थे और पहुंच गए थे 6 अप्रैल 1930। और जब यहाँ पर पहुंच गए थे उसके बाद ही उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा समुद्र का जो जल था उससे नमक बना करके जो ब्रिटिश सरकार का नमक कानून है उसको तोड़ा गया था, और वहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के घोषणा जो है वो हो गई थी। अगला कह रहा है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय इनमें से कौन भारत का वायसराय था, तो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो भारत के वायसराय उस समय जो है वो हुआ करते थे, ये टॉपिक वाइज में पढ़ा चुके हैं। और 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आपके आयोजित हुए थे, और इस समय लॉर्ड जो इरविन था उसकी जगह लॉर्ड वेलिंगटन जो है उसको भारत का वायसराय बना दिया गया था, क्योंकि पहले वाले में लॉर्ड इरविन था और गांधी इरविन समझौता पहले वाले के बाद में ही हुआ था, वो चीज हम आपको क्लियर कर चुके हैं। और महात्मा गांधी जी इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे, इसको भी आपको पता होना चाहिए। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन सी एक घटना है जो कि आपकी पहले हुई थी, तो आप बताइए कौन सी घटना पहले हुई। सबसे पहले अगर बात करते हैं
तो खिलाफत आंदोलन का जो शुभारंभ हुआ था वो 1917 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट की अगर बात करते हैं तो 1931 में हुआ था। अभी मैंने बताया पहले गोलमेज सम्मेलन के जस्ट बाद साइमन कमीशन का जो बहिष्कार हुआ था वो 1928 में हुआ था, और लखनऊ समझौता जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। और पूछा यही गया है सबसे पहले घटना कौन सी हुई, तो लखनऊ समझौता आपका सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस चीजें आपको पता हो तो गलत नहीं होगा। अगला कह रहा है अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है आपका की गई थी। 1932 का जो है वो समय था जिसमें अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की जो स्थापना है वो हुई थी। आपको पता है 1932 के जस्ट बाद 1933 का जब समय आया था तो वहां पर एक पत्रिका की बात होती है और वो पत्रिका का नाम है हरिजन पत्रिका। तो हरिजन पत्रिका जो है वो प्रकाशित हुई थी 1933 में। पूछी बहुत जाती है तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूदान आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा जो है वो शुरू किया गया था, बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा, तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। वीडियो सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। हम कोशिश यही करते हैं कि हर वो एक महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज आप तक पहुंचा सकें एक क्वेश्चन के थ्रू जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बस लाइक और शेयर करते रहिएगा और लोग भी जुड़ते रहें। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा विनोबा भावे। इस चीज को भी समझिए कि जब भूदान आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका जो घटना हुई थी वो आपकी स्टार्ट हुई थी 1951 से। 1951 में तेलंगाना जो आपका है उसके पोचमपल्ली नामक गांव था जहां से आपका जो हरिजन थे उनसे जीवन यापन करने के लिए लगभग 80 एकड़ जमीन जो है वो आपकी मांगी गई थी, प्रदान की गई थी। तो ये जो भूदान था इसी को ही कहते हैं भूमि का उपहार। तो ये लगभग यहाँ पर 4.4 मिलियन एकड़ भूमि जो है वो अलग अलग जगह से इकट्ठा कर पाए थे और इससे 1.3 मिलियन करीब जो गरीब भूमिहीन किसान थे उनको बाद में ये दी गई थी भूमि। तो ये था आपका भूदान आंदोलन। अगला है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था 1946 में। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अच्छा, इसी को ही रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला है इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका असत्य है, गलत है, आपसे पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो पूरा स्थल था मोहनजोदड़ो, ये तो बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सबसे पहले चार्ल्स मैसन के द्वारा जानकारी दी गई थी, बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा डी वाला, यही गलत होगा। हड़प्पा सभ्यता जो है उसके बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी, बस यही गलत है। आपको पता है कि काले रंग के साथ साथ लाल रंग भी आपको देखने को मिलता है और यही यहां पर ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि कौन सा वेद है जिसमें वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद आपका सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था जो थी नहीं, लोग जो 4 वर्ण थे उसमें बटे हुए थे। कौन कौन से थे, वो आपके थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें जो है वो आपके बटे हुए थे। और वर्ण व्यवस्था जो है इसी को ही जो है आप कहते हैं। और इसका जो उदय हुआ था बेसिकली वो ऋग्वेदिक जो काल था उसके लास्ट में जाकर के जो है वो हुआ था और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको देखने को मिलता है। और 10वें मंडल के अंतर्गत भी अगर बात करें तो पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया, तो जब बात होती है शिशुनाग वंश की तो आंसर हो जाएगा बी वाला। शिशुनाग ने ही जो राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र से वैशाली जो है वो स्थानांतरित जो है वो किया था। और जब बात होती है मगध की तो मगध के लोगों ने नाग दशक के शासनकाल में विद्रोह किया था और शिशुनाग जो नामक एक अमात्य मंत्री था इसी को राजा के रूप में जो है वो चुना गया था। जब ये बन गया था तब इसने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किया। अगला है गुप्त काल के दौरान जो अदालत थी उनकी भाषा क्या हुआ करती थी, तो उनकी भाषा जो है वो संस्कृत जो है वो हुआ करती थी। अच्छा क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा जो है अदालतों की हुआ करती थी। बाकी आप देखते हैं उस समय की रचनाएं भी सब अधिकतर संस्कृत में ही देखने को मिलती हैं। अगला कह रहा है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन इनमें से जो है वो कौन सा है, तो अगर देखेंगे सबसे पहला उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, तो ये तो आपका सही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। सती प्रथा कह रहा है प्रचलित नहीं थी, ये आपका गलत है क्योंकि सती प्रथा वहां पर आम बात थी जब बात होगी हर्षवर्धन काल की। हिंदुओं में अगर आप देखेंगे तो जाति व्यवस्था उस समय भी प्रचलित थी, वो भी देखने को मिलता है। और हर्ष की बात करते हैं तो कौन से भगवान का उपासक था, तो शिव भगवान का ये उपासक था। बाद में इसने फिर महायान जो बौद्ध संप्रदाय उससे जाकर के ये जुड़ गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की कौन सी नदी घाटी से जो है आपके प्राप्त जो है वो
हुए थे, तो नर्मदा घाटी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे विश्व की सबसे प्राचीन घाटी के रूप में जानी जाती है और सबसे पहले मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी घाटी से आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम ये किसके द्वारा जो है आपका लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शूद्रक के जो है वो द्वारा। 25 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं। जो भी लोग वीडियो से बाद में जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो शूद्रक हो जाएगा। शूद्रक का वास्तविक नाम क्या था? तो इंद्रगुप्त जो है वो वास्तविक नाम था। और अगर बात करते हैं आपका पहली और दूसरी शताब्दी की, तो ये अमीर राजा के रूप में जाना जाता था। अच्छा, शूद्रक जो है इनके द्वारा मृच्छकटिकम तो लिखी गई है, जिसका मतलब होता है छोटी मिट्टी की गाड़ी। क्या अर्थ होता है इसका? छोटी मिट्टी की गाड़ी। इसके अलावा वासवदत्ता भी पूछा जाता है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। वासवदत्ता जो है वो भी इनकी ही रचना है। वास भी नीचे लिख देते हैं, पूरा नाम एक्चुअल में यही है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका मूलराज प्रथम के द्वारा जो है वो की गई थी। और अगर बात करते हैं कौन से वंश से संबंधित थे, तो सोलंकी वंश से जो है ये संबंधित थे। सोलंकी वंश की जो बात होती है, तो सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? तो मूलराज प्रथम ने की थी और गुजरात क्षेत्र पर शासन जो है वो किया था। इसकी राजधानी क्या थी? तो अनहिलवाड़ करके जो है इसकी जो है वो राजधानी जो है वो हुआ करती थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट आपको भीमदेव प्रथम के बारे में पता होना चाहिए। इनके समय में ही प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर था उसको महमूद गजनवी ने लूटा था। तो ध्यान रखिएगा, जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था वो इन्हीं के टाइम में जो है वो लूटा था। तो महमूद गजनवी मैंने लिख दिया है शॉर्ट में। अगला कह रहे हैं नयनार जो है वो कौन थे? तो नयनार जो है आपके शैव हुआ करते थे। नयनार और अलवर एक्चुअल में तमिल कवि संत थे और भगवान शिव जी के जो है वो अवतारों के प्रति समर्पित थे, इसलिए शैव जो है आपका सही हो जाएगा। अगला, इनमें से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही जो है उसकी जो उपाधि है वो जो है वो धारण की थी? तो ये बलबन के द्वारा जो है वो उपाधि धारण की गई थी। बलबन की जब बात होती है तो गुलाम वंश में बलबन जो है महान शासकों में जाना जाता है। इसने चहलगानी को समाप्त किया था और जिल ए इलाही की उपाधि जो है इसने धारण जो है वो की थी। बलबन ने सिजदा पैबोस चलाया था, जो सबसे ज्यादा जो है वो पूछा जाता है। सिजदा पैबोस प्रथा किसके द्वारा चलाया गया? तो आपका बलबन के द्वारा चलाया गया। इसमें होता क्या था सिजदा पैबोस में? तो जो सुल्तान होता था उसके पैरों को जाकर के चूमना होता था। इसके अलावा नौरोज उत्सव जो है वो भी जो है बलबन के टाइम में ही चला था। और इसमें क्या होता था, ये फारसी नव वर्ष के रूप में अपना शासन काल स्टार्ट करते थे ना, तो उससे रिलेटेड होता था। और साथ ही साथ रक्त और लौह नीति जो है उसको लेकर के भी बलबन का नाम ही देखने को मिलता है। ये तो हम क्वेश्चन भी करा चुके हैं, मैंने बताया था बलबल खून बहता है ना, तो उससे रक्त से बलबल वर्ड जोड़ करके आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान जो है वो कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कैकोबाद जो है वो जाना जाता है। कब से कब तक गुलाम वंश था? तो 1206 से स्टार्ट हुआ, 1290 तक जो है वो चला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की, पर वास्तविक संस्थापक कौन जाना जाता है? तो इल्तुतमिश जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश के रूप में भी आपका गुलाम वंश ही जो है वो है, क्योंकि स्टार्टिंग गुलाम वंश से होती है। थोड़ा सा कैकुबाद पर आते हैं, तो कैकुबाद को जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इसने जो है वो आपका अब जो पद है उसे हटा दिया था और फिर यहीं से आपका खिलजी वंश की स्थापना जो है वो की थी और यहां से आपका खिलजी वंश जो है वो स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब के आदेश पर कौन से सिख गुरु हैं उनको फांसी दी गई थी? तो आपको पता है कि ये थे गुरु तेग बहादुर जो है, ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। औरंगजेब ने आदेश दिया था। औरंगजेब जो है वो सिखों के बेसिकली खिलाफ थे, इसीलिए सिख गुरु के जब ये वध हो गया था उसके बाद जो है जो सिख हैं वो एक योद्धा समुदाय में कन्वर्ट हो गए थे। तो आंसर यहां पर गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी घटना है जो सबसे पहले हुई थी? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ट्रिक बता चुके हैं, पानी पीकर खाना खाकर वाली। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, किसके किसके बीच? तो बाबर और महमूद लोदी के बीच। कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में, हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी लड़ा था, जहां पर हुमायूं भाग गया था। और चौसा की लड़ाई भी आपका 1539 में हुई थी, जिसमें आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ये भी युद्ध लड़ा गया था।
तो आपको बताना क्या है, सबसे पहले घटना कौन सी हुई, तो सबसे पहले घटना खानवा वाली हुई, आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है दादा साहब फाल्के जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह है 2023 में कौन से फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका RRR को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में। जो चुना गया है वो आपका कश्मीर फाइल्स है, पर अगर उसके साथ वर्ड जुड़ जाएगा, अंतर को समझिएगा, कश्मीर फाइल्स जो है ये आपकी जो चुनी गई है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म में अगर शब्द जुड़ जाता है ऑफ द ईयर करके तब आपका आंसर बदल जाएगा। जैसे यहां पर देखिए लिखा है ना द ईयर करके, तब आप RRR के साथ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो आपका रणबीर कपूर जो है ये इनको बेस्ट जो है वो आपका एक्टर के रूप में मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो आलिया भट्ट जो है इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है आपका मिला है। अगला क्वेश्चन आपका किस IIT संस्थान के द्वारा समुद्र की जो लहरें हैं उनसे बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर जो है वो आपका विकसित किया गया, तो IIT मद्रास जो है आपका सही हो जाएगा। समुद्र की लहरों से बिजली बनाने का काम इन्होंने किया है, तो ये आपका IIT मद्रास। इनमें से कौन सा उपग्रह है जो कि नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका निसार। नासा और इसरो ने मिल करके इसको बनाया है, ये रूप लिखा है रूस नहीं लिखा है, तो आपका निसार जो है वो सही हो जाएगा। निसार में देखिए ना जो है यहां से ले लीजिए और सार SR यहां से ले लीजिए, ऐसे थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। अगला कह रहा है भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में कौन सी टीम को हरा करके पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, तो किसे हराया था, इंग्लैंड को जो है वो हराया था ICC महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप। और ये जो हराया था इंग्लैंड को, ये कहां पर आयोजित हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में जो है आपका आयोजित जो है वो हुआ था, और भारत ने दक्षिण अफ्रीका में जो है ये खेला गया था, जिसके फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से जो है वो हराया था, और पहली बार आप कहेंगे या पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। अगला कह रहे हैं इनमें से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जो है वो दिया गया, तो ये दिया गया था आलिया भट्ट से, याद रखिए आलिया मीर को, आलिया मीर को दिया गया है जो कि जम्मू कश्मीर की जो है वो थी, इनको संगीत दिया गया था। और संगीत कला निधि पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये बॉम्बे जयश्री जो है इनको दिया गया है संगीत कला निधि पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है बॉम्बे जयश्री। देखिए जो संगीत गाना वगैरह गाते हैं ना, कहते हैं कि आप मुंबई आ सकते हो, तो बॉम्बे यहीं पर है, इनके नाम में ही बॉम्बे है। वो आप देखते हैं ना जो आजकल सिंगिंग वाले शो होते हैं उसमें कहते हैं जब गाना चुन लेते हैं आप बॉम्बे आ सकते हैं, तो संगीत से ही बॉम्बे वर्ड को जोड़ लीजिएगा। बाकी आलिया मीर जो है वो आपका जम्मू कश्मीर की है और इनको मिला है वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। अगला देखते हैं फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया था, तो यह आयोजन किया गया है आपका बेंगलुरु में, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। और साथ ही साथ बेंगलुरु के अंतर्गत अगर पूछा जाएगा तो येलांका वायुसेना केंद्र है जहां पर इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था, और इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा जो है वो किया गया था। अगला है जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो आपने इनको अवश्य देखा होगा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है मैथिली ठाकुर। छोटी सी है एज में भी, हाइट में, और इनकी गायकी अगर आप देखेंगे तो ना तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही उच्च दर्जे की। तो मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन के रूप में चुना है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया, तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया बिहार का चौथा कृषि रोड मैप। इसकी जो अवधि है वो अप्रैल 2023 से स्टार्ट होकर के मार्च 2028 तक की जो है वो रखी गई है। और इसमें बेसिकली जो इतनी भी आप फसलें देखते हैं, दलहन है, तिलहन है, मोटे अनाज है, इनको कैसे कृषि पर इनकी विशेष रूप से फोकस किया जाए, पैदावार को बढ़ाया जाए, उसी को लेकर बात की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फरवरी 2023 में कौन से देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा जो है वो घोषित किया, तो किसने घोषित किया था, दक्षिण अफ्रीका ने जो है वो घोषित किया था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन, तो उनका नाम है सिरिल रामफोसे करके। तो सिरिल रामफोसे जो है इनके द्वारा आपका देश में भीषण बिजली संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में जो है वो खोला गया, तो मुंगेर में जो है इसे खोला गया था पहला वानिकी कॉलेज।
अगला है नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के कौन से राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सबसे ज्यादा है? तो कहां पर है? बिहार राज्य में जो है ये सबसे ज्यादा है। बिहार में कितने परसेंट है? तो 51.91% है। झारखंड में कितना है? तो 42.16% है। यूपी में कितना है? तो 37.79% है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगला कह रहे हैं शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान आपका, जिसका नाम है ई दान पुरस्कार, इंग्लिश में भी लिखा गया है, 2022 इनमें से किसको जो है वो दिया गया था? तो किसको दिया गया था? यह दिया गया था रुक्मणी बनर्जी को। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ आपकी रुक्मणी बनर्जी को दिया गया है शिक्षा के विकास में विशेष योगदान के लिए, और इस पुरस्कार का नाम है ईदान प्राइज 2022। तो ये काहे की फाउंडेशन की सीईओ है? तो प्रथम फाउंडेशन की जो है ये सीईओ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सी इज ए चेंज मेकर जो योजना है वो इनमें से किसके द्वारा आपकी शुरू की गई? नाम में क्या है? सी लिखा है। सी मतलब महिला, और महिला से मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आज के अच्छे अच्छे लग रहे हैं। अगला देखते हैं, तरुण भारत संघ नामक समूह जो है वो किससे संबंधित है? तो ये पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से संबंधित आपका है। इसका गठन जो है वो 1975 में जो है वो हुआ था, और ये आपका राजस्थान का एक गैर सरकारी जो है वो संगठन है। तो कहां का है? आप कहेंगे राजस्थान का है। और कौन सा संगठन है? तो गैर सरकारी संगठन है। और ये जो संगठन है वो बेसिकली लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए जो पारिस्थितिक अनुसंधान है और भूमि विकास है उसको लेकर के जाना जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपका इटली में जो है वो आपका स्थित है। और अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय इटली के अलावा और थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया जाता है तो इटली के अंतर्गत रोम आप याद रख सकते हैं। स्थापना की अगर बात करते हैं जो है वो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1945 में जो है आपकी हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति पुरुष के रूप में कौन जो है वो थे? तो रॉबर्ट पियरी जो है वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, और ये यूएसए के जो है वो थे। और पहली अगर महिला की बात करते हैं तो कैरोलिन मिक्सर जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ये पहली महिला के रूप में जो है वो आपकी जानी जाती हैं जब आपकी बात होगी किसकी? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहली महिला के रूप में। तो दोनों ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन से रंग के प्रकाश का पौधा जिसके द्वारा तीव्र अवशोषण जो है आपका होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका नीला और लाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, पौधों में आपका कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का कलर क्या होता है? तो हरा होता है, और उसी से ही आपका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है संपन्न होती है। अगला कह रहा है पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय कौन से रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में आपका होता है। अगर बात करते हैं पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट की, तब स्टार्च के रूप में होता है। अगर जंतुओं की कोशिकाओं में अगर बात कर लेगा कार्बोहाइड्रेट का संचय किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगर जंतुओं में पूछेगा तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन, अगर पौधों में पूछेगा तो आप कहेंगे स्टार्च। और सेलुलोज की जो बात होती है तो जो पौधे होते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो सेलुलोज की बनी होती है। पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की जो है वो बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और साथ ही साथ वीडियो से जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लाइक शेयर से हमको भी मोटिवेशन मिलता है। पूरी देखिए, अभी तक मात्र कितना समय हुआ है? 28 मिनट हुआ है और 51 क्वेश्चन पे पहुंच गए। मतलब इतना फास्ट हम चल रहे हैं ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको करा सकें। बाकी थोड़ा सा मैथ में समय लगेगा क्योंकि वहां समझाना होता है, यहाँ पर सारी चीजें बतानी होती हैं। तो लाइक शेयर करते रहिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है? तो जब भी ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक की बात करेगा तो खाद्य जो संग्रहण होता है उसमें सहायक होता है। देखिए, अवर्णी लवक होता है, एक वर्णी लवक होता है, एक हरित लवक होता है। अवर्णी लवक पौधे के जड़ में पाया जाता है, वर्णी लवक जो होता है ये फल फूल और बीजों में पाया जाता है, और जो हरित लवक होता है वो पौधों की पत्तियों में होता है और भूमिगत तना में भी होता है। जो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं तीनों के एक प्रकार से, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि मैं किसकी जो है वो बात जो है वो कर रहा हूं। तो अब इसके साथ साथ जो अवर्णी लवक होता है इसमें आप कहेंगे तो रंग प्रदान करने की क्षमता जो है वो नहीं होती है। वर्णी लवक में फल है, फूल है, बीज है, इनको आकर्षक रंग प्रदान करने की क्षमता जो है वो होती है। और हरित लवक जो होता है इसका कार्य होता है जो पत्तियां होती हैं, इसके जो तने होते हैं उसको हरा रंग प्रदान करने का काम ये करता है। इसके साथ साथ अवर्णी लवक खाद्य
जो संग्रहण उसमें भी सहायक होता है, वो भी याद रखिएगा। अगला कह रहे हैं इनमें से मूत्राशय में पाई जाने वाली जो पेशी होती है वो कौन सी होती है? अरेखित पेशी है, रेखित पेशी है, हृदय पेशी है? तो आपका अरेखित पेशी जो है वो आपका होता है। आहार नाल की भित्ति है, आंत रक्तवाहिनियां है और मूत्राशय, इन सभी में अरेखित पेशी पाई जाती हैं। ये आपकी बेसिकली अनैच्छिक होती हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम जो है वो करती हैं। जैसे पलकों का झपकना, तो वो आपकी अनैच्छिक पेशियों में जो है वो आता है। अगला कह रहा है टोकोफेरॉल इनमें से कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई का जो है वो रासायनिक नाम है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा जो रोग है वो प्रभावित होगा? या तो जनन जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। इसके लिए क्या खाना चाहिए? तो हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति। अगला कह रहे हैं एड्स रोग इनमें से किससे होता है? तो आपको पता है एड्स रोग एचआईवी वायरस से होता है। एड्स आपका एक संक्रामक रोग होता है और एड्स की अगर बात करते हैं तो इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो लिम्फ जो ग्रंथि होती है वो आपका फूलना, ये इसकी जो है लक्षण को जो है वो दर्शाता है। वजन में जो है वो कमी आना इसके लक्षण को दर्शाता है। लगातार बुखार आना, पसीना आना, प्रतिरोधक क्षमता में कमी आना सबसे प्रमुख लक्षण में आता है कि जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी डाउन हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की अमाशय की जो दीवार है उससे स्रावित होने वाला इनमें से कौन सा एंजाइम होता है? तो आपको पता है कि मनुष्य के अमाशय की दीवार से जठर रस स्रावित होता है और जठर रस में आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा पेप्सिनोजन होता है, इसके अलावा रेनिन होता है, इसके अलावा आपका लाइपेज भी जो है वो होता है। तो ये सभी आपके इसमें देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 56 है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में क्या जाना जाता है? तो इसको हम नेफ्रॉन जो है वो कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। और एक वृक्क की अगर बात करें तो उसमें कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10 लाख नेफ्रॉन जो है वो अकेले एक वृक्क में आपको देखने को मिलते हैं। इस चीज को भी समझिए, लिख भी देते हैं पहले 10 लाख। इसके साथ साथ ये समझिए जो न्यूरॉन होता है ना, ये सबसे लंबी कोशिका के रूप में आपका जो है वो जानी जाती है। न्यूरॉन जो है वो सबसे लंबी कोशिका के रूप में आपकी जो है वो जानी जाती है। और कोशिका जो सजीव होते हैं उनकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जो है वो आपका जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई कौन से यंत्र से मापी जाती है? तो आप जानते हैं अल्टीमीटर आपका सही हो जाएगा। अल्टीमीटर उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई के लिए यूज किया जाता है। अमीटर का यूज किया जाता है जो विद्युत धारा है इसको मापने के लिए। इसमें एक सुई टाइप की लगा रहती है और जैसे आप उसको लगाते हैं उसमें कितनी धारा प्रवाहित होती है वो मीटर पे दिखा देता है। बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। और जो कैलोरी मीटर होता है जो उष्मा है उसकी मात्रा को माप करने के लिए यूज में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ जो है वो क्या होता है? आपको पता है ऊर्जा संरक्षण मतलब ना तो ऊर्जा को आप बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं, जो कि डी ऑप्शन में लिखा है। ना तो सृजन ना ही विनाश, यही आपका होता है ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। अगला कह रहा है डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को इनमें से किसमें दर्शाया गया है? तो ये आपका फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। तो इससे आप कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर सेल्सियस में दिया है उसको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो एक वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो mgh होता है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। F बराबर ma जो होता है वो होता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के समानुपाती होता है। A आपका त्वरण होता है, m द्रव्यमान होता है, F आपका बल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अगर अचानक से गिरावट आ जाती है तो इनमें से ये किस चीज का संकेत जो है वो देता है? शांत मौसम, तूफानी मौसम, वर्षा युक्त मौसम, बादल युक्त मौसम। तो तूफानी मौसम आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। वायु दाब का जो पाठ्यांक होता है अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वो दर्शाता है वर्षा आपकी होगी। अगर धीरे धीरे जो है वो नीचे जो है आपका गिरता है, एरो नीचे की तरफ बना दिया है। अगर अचानक से नीचे गिर जाए तो वो दर्शाता है तूफानी मौसम का, जो कि यहाँ पूछा गया था। अगर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है तो वो दर्शाता है शांत मौसम कह लीजिए या साफ मौसम कह लीजिए। तो साफ मौसम को क्या दर्शाता है? धीरे धीरे ऊपर की ओर जो है ये जाए। तो ये आपका तीनों के बारे में बता दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की चाल का जो विभिन्न माध्यम होता है उसमें अवरोही क्रम क्या होता है? तो आपको पता है कि ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद गैस में होती है, उसके बाद आपका नहीं उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में। ऑप्शन सी दे रखा है, सबसे पहले ठोस फिर द्रव फिर गैस, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ध्वनि को चलने के लिए चाहिए होती माध्यम की आवश्यकता, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठोस में सबसे ज्यादा होती है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विद्युत का उत्तम चालक इनमें से कौन सा है। तो विद्युत का उत्तम चालक जो है आपका चांदी जो है वो होती है। चांदी की प्रतिरोधकता जो होती है वो सबसे कम होती है। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁸ ये जो है चांदी की प्रतिरोधकता होती है। सिल्वेनाइट इनमें से किसका अयस्क होता है? तो आपको पता है कि सोना जो है आपका ऑप्शन पहला वाला ये सही हो जाएगा। कैल्वोनाइट और सिल्वेनाइट दोनों सोने के अयस्क होते हैं। कौन कौन से? कैल्वोनाइट और सिल्वेनाइट। अगला है रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ जो है वो क्या कहलाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ मुख्यतः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें ऊर्ध्वपातन का भी आप गुण देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और इसमें शीतलन एजेंट के रूप में शुष्क बर्फ काम करती है। जैसे आप देखते हैं ना आग वगैरह लग जाती है तो वो सिलेंडर टाइप के होते हैं रेड कलर के, जिससे आग बुझाई जाती है। अगला कह रहे किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो आपका कितना होती है? 7 होती है। किसी भी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या 7 होती है। अगर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है उसको 2n² से दर्शाते हैं और n कक्षा की संख्या को दर्शाते हैं। अगला कह रहा है सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो कितनी संयोजकता होती है निष्क्रिय गैसों की? 0 जो है आपकी हो जाती है। जैसे अगर हम आपकी बात करें निष्क्रिय गैसों में ऑर्गन जो है आपका हो जाएगा। तो इसमें आप 2,8,8 इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आखिरी में कोई भी खाली नहीं बचेगा जो कि किसी दूसरे से जाकर के बॉन्ड बनाएगा। ये अपना पूरा पूरा अट्ठा कंप्लीट कर लेता है। इसी प्रकार क्रिप्टॉन का निकाल करके देखेंगे तो वो भी आपका बाहरी कक्षा जो होगी वो अट्ठा अपना कंप्लीट कर लेता है। अष्टक बेसिकली देखा जाता है। अगर बाई चांस यहाँ पर 9 होता लास्ट में तो एक एक्स्ट्रा होता 8 में, तो वो एक क्या करता है इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता, तो उस कंडीशन में वही उससे उसकी संयोजकता निकल करके आ जाती है। पर यहाँ पर लास्ट में कंप्लीट हो गया इसलिए संयोजकता 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मधुमक्खी और चींटियों के डंक में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता है फार्मिक एसिड पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। मधुमक्खी और चींटियों के डंक में पाया जाता है। एस्कार्बिक जो एसिड होता है ये आपका आंवला हो गया, ये आपका संतरा हो गया, ये आपका जो है अनानास हो गया। इन सभी में आपको देखने को जो है वो मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं तो C2H2O4 ये आपका पाया जाता है पालक में और ये आपका पाया जाता है आपका टमाटर में। तो ये आपका ऑक्जेलिक एसिड जो है वो हो जाएगा। एसिटिक अम्ल तो सिरका में पाया जाता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। बाकी ऑक्जेलिक अम्ल का C2H2O4 ये ऑक्जेलिक एसिड का होता है और एस्कार्बिक एसिड का C6H8O6। अगला कह रहा है परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। क्या होता है परम शून्य ताप? परम शून्य ताप वो ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन गणितीय रूप से शून्य हो जाता है, पर ये काल्पनिक स्थिति होती है। तो आंसर हो जाएगा डी वाला। मोनोजाइट कौन सी धातु का अयस्क है? तो मोनोजाइट आपका थोरियम का अयस्क जो है वो आपका है। जैसे कैल्शियम के अयस्क में डोलोमाइट है, जिप्सम आता है आपका कैल्साइट है, कॉपर के अयस्क में कॉपर ग्लांस है, क्यूप्राइट है, आयरन के अयस्क में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ये सब आता है। उसी प्रकार थोरियम के अयस्क में मोनोजाइट आपका आता है। अगला कह रहे हैं इनमें से रोल्ड गोल्ड का जो संगठन है वो आपका कौन सा इनमें से होगा? ऑप्शन नंबर सी तांबा 90%, एल्यूमिनियम 10%। आपको पता है कि जो मिश्र धातु है उसमें तांबा और जिंक मिलकर के क्या बनाता है? तो आपका पीतल बनाता है। ट्रिक आपकी क्या है? ट्रिक आपकी है पिताजी। देखिए यहाँ पी लिखा है, यहाँ ता लिखा है, यहाँ जी लिखा है, तो पिताजी। पिताजी ट्रिक किसकी है? पीतल का मिश्र धातु तांबा और जिंक से बना है जिसमें तांबा का परसेंटेज 70 है और जिंक का परसेंट 30 है। इसी प्रकार आपका कांसा जो होता है, कांस्य जो होता है वो किससे किससे मिलकर के बना होता है? तो वो तांबा और टिन से मिलकर के बना होता है। तांबा का 88% और टिन का आपका 12%। इसकी ट्रिक क्या होती? काटता। का यहाँ लिखा है, ता यहाँ लिखा है और ता यहाँ लिखा है, काटता। तो ये आपका कांसा का जो मिश्र धातु है उसकी ट्रिक हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर तांबा, टिन, जिंक जो देख रहे हैं ये बेसिकली गन मेटल जो है उसका किससे किससे मिलकर के बना होता है उसके संदर्भ में लिखा है। तो ये भी यहाँ पर लिख दिया मैंने गन मेटल। और बाकी आंसर यहाँ पर सी वाला रोल्ड मेटल जो पूछा गया था वो हो जाएगा। अगला कहता है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? तो ब्यूटेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होगा C4H10। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता है कि जो कार्बन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड होता है। अगर आपका कार्बन की संख्या 1 है तो वो आपका मेथ होता है। अगर आपका कार्बन की संख्या जो है वो 2 है तो आपका एथ होता है। अगर आपका कार्बन की संख्या जो है वो 3 है
तो प्रोप होता है। अगर आपका जो कार्बन की संख्या है जो 4 है तो ब्यूट होता है, और इसी प्रकार से आगे चलता रहता है। तो अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 होती तो मेथेन होता, अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 होती तो एथेन होता, अगर कार्बन की संख्या 3 होती तो प्रोपेन होता, और कार्बन की संख्या 4 होती तो आपका यहाँ पर ब्यूटेन होता, जो कि ब्यूटेन यहाँ दिया गया है। अब आप ये सोचेंगे कि क्या कार्बन की संख्या 4 के साथ हाइड्रोजन को नहीं बदला जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है। तो वो स्ट्रक्चर से पहचानते हैं, कोई भी कार्बन जो होती है अपनी 4 संयोजकताओं को कंप्लीट करती है, तो आपको इसमें एच एच इस तरीके से दर्शाना होता है। तो ये जो नंबर ऑफ एच की वैल्यू 10 लिखी है वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने तो केवल आपको कार्बन से आधार पर छांटने का तरीका बताया है, परंतु एच जो है वो आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके लिए कौन सा इसमें से कह रहा है शामिल है? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपका प्रेस की स्वतंत्रता आता है, बिल्कुल आता है। प्रदर्शन और विरोध का अधिकार आता है, बिल्कुल आता है। मौन रहने की स्वतंत्रता बिल्कुल है। हड़ताल का अधिकार नहीं है आपको, आंसर होगा डी वाला। तो ध्यान रखिएगा, आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये सारी आती हैं। अगला देखते हैं, सबसे ज्यादा इसमें जो पूछा जाता है ना वो प्रेस की स्वतंत्रता पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 19 में आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो किसमें ये दिया गया है? ये आपका अनुच्छेद 50 में दिया गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में आम चुनाव कौन से सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर के आधारित होते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होते हैं। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग जो है वो करती हैं? तो ये प्रयोग करती हैं प्रत्यायोजित प्राधिकार का। राज्य विधानमंडल को ये शक्ति होती है कि जो भी स्थानीय सरकार है जैसे पंचायत वगैरह, तो उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार दें जो कि उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बना सकें। तो यहाँ पर प्रत्यायोजित प्राधिकार उसी को ही कहते हैं। अगला कह रहे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको ट्रिक बताइए, और यहां लिखा है, सम यहां लिखा है, और सम से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, अच्छा ये भी ध्यान रखिए, वर्तमान में जो समवर्ती सूची है इसमें अगर बात करें तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? अगर आपके पहले मूल संविधान की बात करें तो 47 हुआ करते थे, पर वर्तमान में 52 हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से किसी विधि के समक्ष समानता से छूट दी गई है? तो राष्ट्रपति को दी गई है। और आर्टिकल कौन सा कहता है? तो आर्टिकल 361 है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को विधि के समक्ष समानता में छूट दी गई है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो कब आपका अधिनियमित किया गया था? तो सूचना का अधिकार आया तो 2005 में था, चारों ही सन 2005 है, तो तारीख पता होना चाहिए। 15 जून 2005 की वो तारीख थी जब सूचना का अधिकार अधिनियम आपका आया था। अगला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो विवाह का जो अधिकार है ये बेसिकली आपका किसमें नहीं आता है? बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ये तो आपका एज लिमिट जो है वो तय है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1974 से चली थी और 79 तक चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना खुद 5 साल की नहीं थी, चौथी 4 साल की ये रही थी। इसमें में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो आपको पता है ये आपका सिडबी होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। सिडबी की अगर बात करते हैं फुल फॉर्म होती है स्मॉल, आई से इंडस्ट्रियल, डी से आपका डेवलपमेंट, बी से आपका बैंक और आई से ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में इसकी स्थापना जो है वो आपका हुई थी। और ये छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं ना, लघु उद्योग यहाँ लिखा भी हुआ है, इसके लिए होता है ये बेसिकली सिडबी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च इनमें से किस मद पर जो है वो किया जाएगा? तो सर्वाधिक जो खर्च है वो शिक्षा पर जो है वो किया जाएगा। और उसको लेकर के जो बजट में आंकड़ा रखा गया है वो रखा गया है आपका 4 लाख नहीं 40,540 करके 40,540.91 करोड़ रुपए इतना रखा गया है शिक्षा पर। अगला करें इनमें से कौन सा जलधारा ऐसी है जो कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो हम्बोल्ट जलधारा ठंडी जलधारा में आती है। बाकी बेंगुएला और फॉकलैंड और लेब्राडोर ये सभी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। यहां पर पूछा गया था प्रशांत की, और ये सभी जो है वो अटलांटिक की हैं। बस इतना सा अंतर था, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए
कौन सी जलधारा कहां से आपकी आती है। अगला कह रहा है भारत में बंधारणीय विकास के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो जल विद्युत आपका सही हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, इनकी सभी के कंपैरिजन में जल विद्युत जो होता है वो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी जो है वो आपकी रही, तो ये आपका 17.7% जो है आपकी रही थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे एक के उत्पादन में भारत विश्व में जो है वो अग्रणी है, तो आपका दूध के उत्पादन में जो है वो आपका अग्रणी है, ये सही हो जाएगा। मछली उत्पादन में अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है, अंडा उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है और मांस उत्पादन में 5वें नंबर पर भारत आता है। अगर कह रहे हैं इको मार्क क्या है, इको मार्क बेसिकली दिया जाता है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने के लिए, यानी कि जो भारतीय मानकों की गुणवत्ता के अनुरूप प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको दिया जाता है। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर और दक्षिणी जो भारत है उसके बीच पारंपरिक सीमा बनाने का काम करती है, तो नर्मदा नदी सही हो जाएगा, जो कि 5वीं सबसे बड़ी नदी है। लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है और इसका उद्गम जो स्थल है वो आपका अमरकंटक से जो है आपका होता है, और अमरकंटक की पहाड़ी आप कह सकते हैं वहां से जो है ये होता है। और अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं तो उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ी है जिसके बीच से होकर के ये जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों के तीनों जो है वो मिलते हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। तीनों जो मिलते हैं बिंदु वो कन्याकुमारी में मिलते हैं। अगला, इनमें से कौन सा एक सुमेलित ही नहीं है, तो नाथुला दर्रा कहां पर है, आपको पता है कि ये सिक्किम में है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ गलत था। तो नाथुला दर्रा कहां पर है, तो ये आपका सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है, सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में है। आंसर हो जाएगा पहला वाला, जो कि प्रश्न में गलत आपसे पूछा गया था। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी तटरेखा आपकी गुजरात राज्य की है। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, और इसकी जो तटरेखा की लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। और भारत की तटरेखा पर अगर बात करें कितने राज्य हैं, तो टोटल 9 राज्य हैं। और अगर बात करते हैं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 4 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपके स्थित हैं। और इन राज्यों में ही आपका सबसे अधिक जो लंबी तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है, और सबसे अगर कम तटरेखा की बात करते हैं तो सबसे कम या सबसे छोटी तटरेखा जो है वो गोवा राज्य से जो है आपकी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन इनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। अच्छा, इसमें इस चीज को समझिए कि जो गोदावरी है ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गोदावरी को कहा जाता है, पर ये जो आपका क्वेश्चन आया था जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसको माना गया था, तो आंसर गोदावरी ज्यादातर जगह देखने को मिलता है, तो गोदावरी याद रख सकते हैं। बाकी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन आया था वहां पर आपका ए वाला आंसर ही इन्होंने माना था। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सी फसल है जो कि मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर जो है वो कर देती है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, मटर हो जाएगा। मटर कौन सी फसल है, तो दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में बेसिकली नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है इसको लेकर के क्षमता होती है, जिससे जो भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है वो फसलों के द्वारा जो है वो पूरी हो जाती है। बस यही मेन इसमें कार्य जो है वो होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली और कौन कौन सी फसलें हैं, तो जैसे मटर के अलावा सोयाबीन है, उड़द है और ड्राई बीन्स है, इस तरीके से हैं। अगला है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगर भारत की बात होती तो भारत का अगर पूछता तो आप कहते थार का मरुस्थल है, बस इतना सा अंतर है इसमें। भारत का जो है वो थार हो जाएगा और पूरे विश्व का सहारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा एक देश है जिसमें पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि अगर किसी को अर्जेंट हार्ट अटैक या कुछ आ जाए तो अचानक से उसको सांस की जरूरत पड़ती, पंप की जरूरत पड़ती है, तो अर्जेंट से अर्जेंटीना और पंप से पंपास घास के मैदान आपके देखने को मिलते हैं, यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में इनमें से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हॉट स्पॉट शब्द का जो यूज है सबसे पहले वो किसने किया था, तो वो यूज किया था मायर्स ने। नॉर्मन मायर्स जो है इनका नाम था जिन्होंने सबसे पहले शब्द का यूज किया था। हॉटस्पॉट बेसिकली उन स्थानों को कहते हैं जहां पर प्रजातियों की प्रचुरता या स्थानीय प्रजाति जो होती है उनकी अधिकता पाई जाती है, पर यह भी देखा जाता है कि उन पर कहीं ना कहीं जो जीव जाति उनके अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। अगला करें निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा है देश, यही वाला आपका सही हो जाएगा। अफ्रीका में टोटल 54 देश हैं, बता चुके थे हम आपको। यूरोप में आपके 49 देश हैं, ये 4 लिखा हुआ है। और एशिया में अगर बात करें तो 48 है, और दक्षिण अमेरिका में अगर बात करें तो 12 हैं। उत्तरी अमेरिका में अगर बात करते हैं तो आपका
23 हैं, इस तरीके से बटे हैं। अगला कह रहा है इनमें से जो वृक्ष है इनमें से कौन है जो कि पारिस्थितिक मित्र नहीं है, तो यूकेलिप्टस जो है इसमें जल ग्रहण करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इसको इसलिए पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में भी जाना जाता है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा बी वाला। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो सौर ऊर्जा आपका जो है वो सही हो जाएगा, जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से, ये जीके जीएस का आखिरी होगा फिर मैथ स्टार्ट हो जाएगी। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, जिससे सबसे कम आपका जो पर्यावरण प्रदूषण है वो सबसे कम देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं मैथ के प्रश्नों की तरफ, जिसमें सबसे पहला प्रश्न, तो मैथ के प्रश्नों को अलग से लगा दिया हमने ताकि नीचे स्पेस मिल जाए। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। अंकित मूल्य वो मूल्य होता है जो कि किसी भी आप खरीदते हैं ना प्रोडक्ट को, उस पर छपा होता है। तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, यानी क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। कि मान लीजिए एक दुकानदार है जिसने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और एक्चुअल में जो उस पर एमआरपी होता है वो ही उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो उस पर जो अंकित मूल्य था वो जो है वो कितना था, वो था आपका 120%, क्योंकि यही कह रहे हैं ना 20% ज्यादा है, वस्तु के क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 20% ज्यादा है। अब जब वो बेचता है कोई चीज तो वो अंकित मूल्य जितना होता है उसी को लेकर के जो देता है ना, तो कह रहा है कि एक दुकानदार 10% की छूट देता है, यानी अंकित मूल्य पर ही 10% छूट देगा। 120 का 10% कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, यानी कि दोनों जीरो कट जाएंगे, देखिए 12 हो जाएगा। यानी कि आपका जो 10% की छूट देता है ये कितने, इसको देने के बाद कितने रुपए बचेंगे, तो 12 घटा दीजिए 120 में, यहाँ से 120 में से अगर 12 घटा देंगे तो ये परसेंटेज में है, तो आपका वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 108%। कोई दिक्कत नहीं होगी कि जब वो 10% की छूट देता है ये, तब जो है तब उसको वो चीज कितने का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, 108%। तो वही पूछ रहा था लाभ परसेंट बताइए। इन्होंने विक्रय मूल्य भी दे रखा है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, सीधे लाभ परसेंट पूछ रहा है। अगर उसने वो चीज 100 रुपए में खरीदी थी और अभी सीधे सीधे उसको 108% बचा है तो 8% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर। बताइए इससे सरल तरीका कोई हो सकता है। अब इन्होंने जो बुक में एक्सप्लेनेशन दिया गया इतना लंबा चौड़ा दिया गया है, उसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर वैल्यू रखी गई है, हमने आपको एक लाइन में बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला देखते हैं, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 12 और समान संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल बताइए। आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम करके। यहाँ पर 12 दे ही रखा है एचसीएफ और एलसीएम दे ही रखा है 48, और इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल पूछा गया। तो एक संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या तो y मान लीजिए और गुणा कर दीजिए 12 गुणे 48। होता है ना फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा करके। अब यहाँ पर x y जो है इसका गुणा करने पर क्या आएगा, 576 आएगा, यानी कि x y बराबर 576। परंतु ये कह रहा है इनके गुणनफल का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल का मैं मतलब है इसका वर्गमूल लगा दीजिए, तो इधर साइड से 24 वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात आपको दे रखा है। रेत उसमें और रोड़ी का अनुपात दे रखा है 39:20 में, और जबकि रोड़ी और सीमेंट का भी जैसे ए बी का रेशियो होता है फिर बी सी का रेशियो होता है, सेम वैसे ही है। उसके साथ साथ सीमेंट भी लिख दीजिए थोड़ा सा दूरी पे, तो सीमेंट का भी आपको रेशियो दे रखा है कि रोड़ी और सीमेंट का, इसका और इसका कितना कितना है, 5:9 है। तो आपको पता है 5 रोड़ी वाले के नीचे लिख दीजिए और सीमेंट वाले के नीचे 9 लिख दीजिए, ये दोनों रेशियो में लगे हुए हैं। अब आपको पूछा गया है मिश्रण में रेत और सीमेंट, रेत और सीमेंट का रेशियो क्या होगा। आप यहाँ पर जो रोड़ी दे रखा है इसकी वैल्यू 20 दे रखी है, और आपको क्या करना है यहाँ पर जो 5 दे रखा है इसको भी बराबर कर लेना है, जिससे रोड़ी यहाँ पर दोनों जगह रेशियो बराबर हो जाए। तो आप ये कर सकते हैं सीधे सीधे 4 से गुणा कर दीजिए, 5 चक्कू यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 36 हो जाएगा। इस तरीके से रेत का जो रेशियो निकल करके आएगा वो 39 है, सीमेंट का जो रेशियो निकल कर आएगा वो 36 है, यानी 39:36 आ जाएगा। काट लीजिए, किससे कटेगा, 13 12 बचेगा,
बस आंसर 13 12 हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। क्लियर हो गया। ये काटा 3 से है, 3 एक नम 3, 3 तिया 9, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये तीन संख्याएं हैं, 1/2, 2/3 और अनुपात में 3/4 के। यदि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको 33 दे रखा है, तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना, बटे में दे रखी है, इसको अगर आप नॉर्मल में बदलना चाहते हैं, हमेशा नीचे वाली जो वैल्यू दे रखी है ना, उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4 3 12 एलसीएम हो जाएगा, और सब में 12 से गुणा कर दीजिए। अब 1/2 में अगर आप 12 से गुणा करेंगे और इसी प्रकार अनुपात लगा दीजिए, 2/3 में 12 से गुणा करेंगे, इसी प्रकार अनुपात लगा दीजिए, 3/4 को भी आप 12 से गुणा करेंगे। पहले वाले में देखिए 2 से कटेगा, 6 12 होगा, यानी यहाँ पर जो रेशियो बचेगा वो 6 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 चक्कू 12, 4 दूनी 8, 8 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 एक नम 4, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। आ गया नॉर्मल रेशियो, आपका बटे से हट गया। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 33 है। इसके इसके बीच अंतर 33 दे रखा है। 6 और 3 9 के बीच अंतर कितने का, 3 का है, यानी 3 की वैल्यू जो है वो 33 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू 11 के बराबर हो जाएगी, और यहीं से आपसे निकल कर आ जाएगा HCF। यही तो पूछ रहा था, सब में कॉमन हो, 11 आंसर हो जाएगा। है आसान क्वेश्चन। यही कह रहा था, तीन संख्याओं का महत्तम बताइए, यानी कि तीनों में जो कॉमन हो तो आपका 11 यहां से 1 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अगला देखते हैं। तो इसमें तो आप नॉर्मल सॉल्यूशन करेंगे, 64 को 92 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 5888 करके, बटे में लगा देंगे 5 प्लस 48 गुणे 6 288 और बटे में लगा देंगे 5। इसमें 5 एलसीएम लेके दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर आ जाएगा 6176 और बटे में आपका आ जाएगा 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 नहीं 1235 करके पहला ऑप्शन आ जाएगा। ये तो सॉल्यूशन वाला था। अगला कह रहा है कि एक वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर कुछ हानि होती है, ठीक है। यह उस वस्तु को 1400 रुपए में अगर बेचे तो व्यापारी को पुराने हानि के 3 गुने के बराबर लाभ होता है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसमें आप ऑप्शन से देख सकते हैं। अगर आप खुद से सोचिए, अगर 1000 रुपए में कोई चीज बेच रहे हैं और आपको हानि हो रही है, यानी कि वो चीज 1000 रुपए से ज्यादा की रही होगी, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 900 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 1000 रुपए से ज्यादा रहा होगा। अब यहाँ 1100 रख के देखिए, तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य हम 1100 मान लें और कह रहा है उस वस्तु को अगर वो 1400 रुपए में बेचता है, तो व्यापारी को जो हानि हो रही थी, 1000 रुपए में वो एक्चुअल में बेचता और 1100 उसका क्रय मूल्य था, तो 100 रुपए की उसको हानि हो रही थी। अगर वो 1400 रुपए में बेचता तो कह रहा है पुराने हानि का, यानी 100 रुपए की हानि का 3 गुना, तो 100 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी तो 300 उसको जो है वो लाभ होता है। यहां पर देख लीजिए 1400 है भी, यानी इस 1100 से आपका 300 अगर आगे बढ़ेंगे तो 1400 आ जाएगा, यानी सारी चीजें ऑप्शन नंबर सी में फिट बैठ रही हैं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सही सीधे कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक्स वगैरह मानने के लिए। अगला कह रहा है यदि 9 मकड़ियां 9 जाल 9 दिनों में जो है वो, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन है MDH वाला फॉर्मूला, M1 D1 और अगर W1 है तो W1 भी बराबर M2 D2 और आपका W2। अब देखिए M मतलब जो मेन होते हैं, यहाँ पर मकड़ियों को मेन के लिए दर्जा दिया गया है, तो हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं, गुणे दिन कितने हैं, 9 दिन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9 दिन। और बटे में आपका W1 मतलब जो 9 जाल है, वर्क है, वो लिख दिया बटे में 9 बराबर। अब एक मकड़ी यानी कि जो मकड़ियों की संख्या है वो एक है, तो एक और गुणे एक मकड़ी एक जाल और कितने दिनों में, तो दिन आपको निकालना है, यानी D2 निकालना है, D2 को ऐसे रहने दीजिए बटे, और एक आपका यहां पर भी रख देंगे क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं एक जाल की, तो हमने वर्क की जगह एक लिख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9 9 9 9 80, अरे 9 से 9 काट दीजिए, 9 ही बचेगा D2 की वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा 9, आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज आपसे कह रहा है मूल राशि का 4/25 है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका मूल राशि मूलधन का 4/25 है। ये चीज इसमें यहां पर कह रहा है। फॉर्मूला आप जानते हैं, SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है ना, P इंटू R इंटू टी और अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर SI की जो वैल्यू है ये यहाँ रख दीजिए, तो P इंटू इसी के बराबर में लिख देते, अच्छा नहीं अलग से लिख देते वरना समझ नहीं पाएंगे, तो P और आगे 4P
और बटे में SI की वैल्यू हमने रखी है, ये हमने डिब्बा बना दिया है, कंफ्यूज ना होइएगा। SI की वैल्यू यहाँ रखी है हमने 4p और बटे में आपका 25 और बराबर में P की वैल्यू ऐसे रहेगी, R की वैल्यू और R की वैल्यू गुणा होकर के यहाँ पर T की वैल्यू जो है और R की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि लिखा है ब्याज का वार्षिक दर का संख्यात्मक मान और जो समय का मान है वो बराबर है, यानी R की वैल्यू T के बराबर दे रखी है। यानी यहाँ ये जो T दे रखा है इसकी जगह R लिख देंगे, तो R गुणे R कर देंगे और बटे में आपका 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए P जो है इस वाले P से ये वाला तो P कट जाएगा, इधर R स्क्वायर बचेगा, इधर 25 से 100 को काट लीजिए, 25 से करना 25, 25 100 के 100, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 16 और यहाँ पर R स्क्वायर बराबर 16 आएगा। क्या आएगा? R स्क्वायर बराबर 16 अगर आ गया तो आप R की वैल्यू 4 निकाल लेंगे, तो 4% यहाँ पर आंसर हो जाएगा, R की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 109 प्रश्न है आपका कि 5 की घात 2x माइनस 6 मल्टीप्लाइड x। अच्छा एक चीज कमेंट में और बताइएगा कि टॉपिक वाइज भी हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा देते हैं, कि मतलब प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है, टॉपिक वाइज भी हम सोच रहे हैं आपके लिए प्रश्न जो है वो करा दे, जिसमें बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के वो आपके कवर हो जाएंगे। तो कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न में ये देखिए वैल्यू 5 की घात 2x माइनस 16 है, मल्टीप्लाइड में 5 की घात x माइनस 5 है और बराबर में 125 है, x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी 125 को भी आप 5 का क्यूब लिख लीजिए। देखिए इसको अगले स्टेप में लिख देते हैं ताकि समझ में आए। 2x माइनस 16 ऐसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड 5 की घात x माइनस 5 ऐसे रहने दीजिए और बराबर में 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3। अब 5 5 5 3 हो गया, यानी आधार तो समान हो गए, तो घातांक को आप बराबर लिख सकते हैं। 2x माइनस 16 और प्लस x माइनस 5 और बराबर में आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ x है, जुड़ जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 16 या माइनस का 5 है, यानी माइनस का 21 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 3। आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर जाएगा 21 तो प्लस में हो जाएगा, 21 और 3 जुड़ेगा 24 हो जाएगा और जो 3x है इसका 3 बटे में जाएगा तो इस 24 बटे 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 8 24, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, आंसर हो जाएगा आपका 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 25% की वृद्धि की गई और पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए उसे कितने परसेंट तक जो है वो कह रहा है कम किया जाए, वही आपसे यहाँ पूछा गया है। तो देखिए अगर कोई संख्या मान लेते हैं 100 है, अब इसमें अगर 25% की आप वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी? तो ये 125 हो जाएगी। अब इस 125 को वापस से 100 पर ले जाना है, यानी 125 माइनस 100 और टोटल जो है वो 125 पे निकाल लें, तो बटे में 125 और गुणे में 100, यही आंसर आ जाएगा। 125 में 100 घटाएंगे और ऊपर बचेगा 25 और नीचे आएगा 125, 25 से काटेंगे 100 से गुणा करेंगे 20% आंसर आ जाएगा। आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। बस तरीका ये बेसिक पता होना चाहिए। अब शुरू हो रही है यहां से हमारी रीजनिंग। रीजनिंग का 111 से देखते हैं। 114 हमने इसलिए लगा रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस हो सकता हो, चाहिए हो। तार्किक क्रम में आपको लगाना है। सबसे पहले लंबाई को आप देखेंगे तो निम्न से उच्चतर क्रम में आप लगाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा? 4 देखिए 3 ऑप्शन में है तो 4 ही आने के ऑप्शन है। मिलीमीटर सबसे पहले आएगा। 1 मिलीमीटर 1 मीटर का 1,000वां हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद डेसीमीटर आएगा, ये पहले नंबर पे, डेसीमीटर दूसरे नंबर पे। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 डेसीमीटर होते हैं, ध्यान रखिएगा 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। उसके बाद आएगा मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद आएगा हेक्टोमीटर, 100 मीटर के बराबर होता है और लास्ट में किलोमीटर जो कि 1000 जो मीटर है उसके बराबर होता है। आंसर हो जाएगा आपका 4 3 फिर आया था 1 फिर आया था 5 फिर 2, 4 3 1 5 2, पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं पहली 2 आकृतियों का पैटर्न का अध्ययन आपको करना है और बताना है उसी संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करता है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखिए तो 33 लिखा है, 18 लिखा है। अगर इसको हम जोड़ दें और 46 में से घटा दें तो 5 आ जाएगा। 33 और 18 को जोड़ दें, यहां लिख देते ना सीधे सीधे 33 प्लस 18 और इसमें माइनस कर दें 46 को तो आपका आ जाएगा 5। सेम चीज यहां देखिए 24 में 38 जोड़िए और इसमें जो 44 है वो माइनस कर दीजिए। अब यहां पर भी सेम चीज, तो 58 में 24 जोड़ दीजिए, 8 4 12
5 6 7 और ऊपर एक 8 और 82 में से आप इस 68 को घटा दीजिए तो 14 आपका आंसर यहां से आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन 113 है, इसमें कितने चतुर्भुज हैं आपसे पूछा गया है। अब यहां पर चतुर्भुज देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो गया। अच्छा, इसका एक तरीका भी होता है, वो क्या होता है, जैसे आपको पता है कि अगर हम इस एक सिंगल डिब्बे को लेकर के चलें तो एक यहां से बनेगा, फिर दूसरा यहां से बनेगा और इसी प्रकार यहां से पूरा आप देखेंगे तो एक तीसरा ये भी बनेगा। और टोटल कितने डिब्बे हैं, तो 6 डिब्बे हैं। यानी आप यहां पर ये कर सकते हैं कि 6 डिब्बों में ऐसे 3 3 बन रहा है, 6 3 18 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो सकता है, आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कहा कि थोड़ा सा जगह इसकी यहाँ पर साइड में बनाने के लिए, वैसे है मतलब भर की जगह। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ नामक 6 मित्र हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ए जो है वो डी के दाईं ओर, यहाँ पर इसको सबसे पहले एक लाइन आप खींच लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, यानी 6 जगह बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर छठी। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ए जो है डी के, डी है ये और डी का दायां इधर होगा, पहला दूसरा। तो ए कह रहा है डी के दाएं ओर दूसरे पर बैठा है स्थान पर, और सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी सी यहां बैठा होगा, तभी सी का बायां जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा, ए यहां बैठा है। ठीक है, सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई ए का निकटतम पड़ोसी कह रहा है नहीं है, ई यहां नहीं होगा क्योंकि ए के जस्ट बगल में, ई यहां भी नहीं होगा, ई यहीं हो सकता है केवल। ठीक है, ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, अब बी और एफ इनकी स्थिति यहाँ पर, या तो अगर आप बी को यहाँ बैठा दें या बी को यहाँ बैठा दें या एफ को यहाँ बैठा दें या एफ को, तो दोनों स्थितियों में इन दोनों के बीच में ए ही आएगा, यानी आंसर ए ही आपका यहाँ पर हो जाएगा। चाहे बी एफ को ऐसे ऐसे रखिए, चाहे यहाँ बी और एफ को इधर इधर रखिए, तो दोनों कंडीशन में ए ही आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब 27 से अगर आप 21 में देखिए तो नहीं, डबल सीरीज अगर देखिए 27 28 29 30 31, यहां से लेकर यहां तक जो डिफरेंस है वो 4 का है। फिर 31 से लेकर 36 तक का जो डिफरेंस है वो 5 का है। फिर 36 से लेकर के 42 तक का जो डिफरेंस है वो 6 का है। और फिर 42 से अगला जो नंबर आना चाहिए उसमें 7 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 42 में 7 जोड़ेंगे तो आपका अगला नंबर 49 जो है यहाँ पर आना चाहिए। ऑप्शन में 49 दे रखा है, यानी आपको ये वाली सीरीज यहाँ पर चेक ही नहीं करनी पड़ी। अच्छा, 21 से 16 में देखेंगे तो 5 घटाया गया है, यहाँ से देखेंगे तो 4 घटाया गया है, ऐसे ही आगे भी 3 घटाया गया, मतलब कुल मिलाकर के 49 आपका आंसर आ जाएगा। डबल सीरीज है। अगला कह रहा है कि ए सी ई आई इस तरीके से दे रखा है और पूछा है अगला नंबर क्या आएगा। ए से ई में देखिए 4 जोड़ा गया है, ई से आई में देखिए फिर 4 जोड़ा गया है, यहां भी 4 जोड़ा गया है। अगला एम से 4 आगे बढ़ेंगे, +4 करेंगे एम से, तो आपका आ जाएगा क्यू। सी से देखिए, सी से आई में देखिए तो 6 जोड़ा गया है। आई से ओ में देखिए, यहाँ भी 6 जोड़ा गया है, यहाँ भी 6 जोड़ा जाएगा, यानी यू से भी आप +6 आगे कर लेंगे तो ए आ जाएगा। तो क्यू ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। लेटर के नंबर याद होंगे तो आसानी से कर लेंगे, समय कम लगेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको किन दो संख्याओं के परस्पर परिवर्तित कर देते हैं जिससे आपका जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाए। अब यहाँ 5 और 6 जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है, इसको ये रख के देख लीजिए, यानी जो 5 दे रखा है इसकी जगह 6 कर लीजिए और जो 6 दे रखा है इसकी जगह 5 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन वाला सॉल्व होगा, तो 12 3 चक्कू 12 हो जाएगा, और यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 में से घट जाएगा तो 4 5 6 7, और पहले में आंसर दिख भी रहा है। देखिए यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 4 आएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। और इधर देख लीजिए तो 9 5 15 ऑलरेडी है, और 15 में माइनस लगा ही है, 15 में 15 घटाएंगे 0 आएगा, यानी पहला ही आंसर सही हो जाएगा। अगर 5 और 6 को आप आपस में बदल दें तो आंसर आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं था, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रैवलिंग को ये लिखा जाता है, तो ट्रेंड को कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो स्टार्टिंग के 3 लेटर को इससे क्रॉस किया गया है, इसको ऐसे समझिए। ट्रेंड में या तो बता देते हैं सबसे अच्छा जो आंसर है, टी आर, उसके बाद ए और आई को
फिर N को, फिर E को, फिर आपका D को। अब जो T लिखा गया ना वो आपका इस तरफ आ गया है और एक जुड़ गया, PQRST U होता है, T में एक जोड़ेंगे तो +1 हो जाए करके U आ जाएगा। इसी प्रकार A में अगर आप एक जोड़ेंगे तो आपका B आ जाएगा, जो कि इस तरीके से आएगा। इसी प्रकार जो R बीच में लिखा गया है इसमें आप एक घटाएंगे तो यहाँ पर आपका -1 करेंगे तब आपका Q आएगा। तो BQU देखेंगे तो ऑप्शन बी में आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। सेम I जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। N में वापस से +2 करेंगे, देख रहे हैं कितनी गणित लगाई गई, इधर 1 जोड़ रहे हैं इधर 2 जोड़ रहे हैं। और D से इसमें N में अगर 2 जोड़ेंगे तो P आएगा, और D में अगर इसी प्रकार 2 जोड़ेंगे तो आपका F आएगा, और E जो दे रखा है इसमें 2 माइनस करेंगे इसलिए C आएगा। तो इधर साइड +1 +1 -1, यहाँ +2 +2 -2, इस तरीके से B वाला आंसर आएगा। तो मतलब इतना दिमाग मुझे नहीं लगता कि जल्दी लगेगा, अगर थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा हो तो अच्छा यही है कि आप अगले प्रश्न पर पढ़ सकते हैं। 1+8 जो है अनुपात कार्ल पेई करके, तो आईपैड का क्या होगा वो पूछा गया है। 1+8 जो है इसके जो संस्थापक है उनका नाम कार्ल पेई है, तो उसी प्रकार आईपैड जो है वो एप्पल कंपनी का उत्पाद है, जिसके संस्थापक कौन है, तो स्टीव जॉब्स हैं। ये आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा 119 प्रश्न था। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट 120 प्रश्न, और इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो 120 प्रश्न लास्ट है, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। और प्रश्न आपका क्या है कि जो यहाँ पर शब्द लिखा है COMMERCIALISM करके, आपसे पूछा गया है कि इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता। ये 4 अक्षर भी यहाँ लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्कर को चेक करेंगे तो ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी बार आ रहे हैं, या डबल बार तो नहीं आ रहे। इस तरीके से आपको इसको चेक करना है। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन करा चुके हैं तो ट्राई कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।